नमस्कार। पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक बीजेपी का गिरता हुआ ग्राफ बता रहा है कि बीजेपी की हालत बेहद खराब है और अब पांचवें चरण का चुनाव है। आज वोटिंग है, सुबह से ही लोग लाइनों में लग गए हैं, पोलिंग बूथ्स पर भीड़ नजर आ रही है। ये जो पांचवा चरण है, इसमें 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं। ये चरण बेहद इंपॉर्टेंट चरण है क्योंकि इस चरण से एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो ग्राफ बीजेपी का गिरता हुआ जा रहा है, इस राशन वाली बेल्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अब इन 14 सीटों में राशन वाली बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण है और अब बीजेपी का जादू, मोदी का लहर, मोदी का मैजिक कुछ काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसको समझेंगे। और क्या कहती है अब तक की वोटिंग, राकेश पाठक सर से समझेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पांचवा चरण है, आपको क्या लगता है ये वोटिंग क्या कह रही है सर? देखिए, अब तक जो वोटिंग के रुझान सामने आए हैं उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जो टेम्पो चार चरणों में बना हुआ था वो आज भी कायम है। लगभग उसी मनोदशा में मतदाता दिखाई दे रहा है। जो तमाम पत्रकार साथी मतदाताओं के साथ बात कर रहे हैं, जो उनका एक भाव प्रकट हो जाता है। यद्यपि मतदाता इतना मैच्योर है, इतना सयाना है कि अपनी मंशा वो पूरी तरह बताता नहीं, लेकिन हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि जो 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती थी वो आज भी कायम है। जो मुद्दे 4 चरणों में थे वही आज के मतदान में दिखाई दे रहे हैं। लोग निश्चित तौर पर उन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया कि राशन बेल्ट इसको कह सकते हैं, लेकिन उसका जब मुकाबला करने के लिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया हमारी सरकार आएगी तो हम 10 किलो अनाज देंगे। जी। तो अब इस देश में ये जो लोक हितकारी योजनाएं हैं उनमें मुकाबला दोनों पार्टियों में चल रहा है और उसमें कोई ऐतराज नहीं है। एक लोक कल्याणकारी राज्य में कोई भी सरकार सत्ता में हो, पार्टी कोई भी हो, उसका काम है लोगों के, नागरिकों के हित में काम करना। बीजेपी के मुद्दे चल नहीं पाए। अब आपने देखा आज मतदान चल रहा है, लेकिन एक दिन पहले तक योगी आदित्यनाथ क्या बयान दे रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर आपने मौका दिया तो 6 महीने में पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। आप बताइए, आप आज जहां मतदान चल रहा है इन 14 सीटों में से एक मुझे कोई ऐसा संसदीय क्षेत्र आप बता दीजिए जहां के मतदाता को, दलित को, आदिवासी को, गरीब को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कोई लेना देना है। उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाने वाला है कि योगी आदित्यनाथ मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाकर पीओके को जोड़ लेंगे भारत में, उससे उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि पिछले 48 घंटे में उनके इस बयान या उससे पहले राजनाथ सिंह कह चुके, अमित शाह कह चुके, कोई फर्क पड़ा है क्या? कहीं राष्ट्रीय विमर्श में आया क्या कि मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाओ, अब उनको 400 सीटें नहीं चाहिए, अब उनको इसलिए बनाओ कि वो पाकिस्तान को तोड़कर अपने में मिला लेंगे, तो 10 लेकिन साल बड़ी में मिला बौखलाहट लेते। दिख रही है राकेश पाठक सर, क्योंकि इसके पहले राम मंदिर बनाने के लिए वोट दीजिए, अब राम मंदिर कहीं टूट ना जाए, उसके ऊपर बाबरी ताला ना लग जाए, बुलडोजर ना चल जाए, उसके लिए वोट दीजिए, और अब कह रहे हैं पीओके के लिए वोट दीजिए। तो मतलब मुझे लग रहा है कि अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है भारतीय जनता पार्टी के पास। जिस तरीके से एक चार्म हुआ करता था नरेंद्र मोदी का, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। वो कॉन्फिडेंस भी नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल गायब हो गया है, जो कॉन्फिडेंस पिछले कई चुनावों में देखा जा रहा था। आपको क्या लगता है सर, जब लोग वोट देने के लिए घर से निकल रहे हैं तो उनके दिमाग में सबसे जो पहला एजेंडा है वो क्या होगा? आप तो ग्राउंड पर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग क्या सोचकर वोट कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई लहर तो है नहीं। देखिए, लहर दूसरे तरीके की है। अब लहर है एंटी मोदी, जो ऐसा लग रहा है, हम नहीं जानते सच में परिणाम क्या होंगे, लेकिन मोदी से जो मोह भंग हुआ है लोगों का, वो वोटों में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को इतना बड़ा बनने दिया कि वे पार्टी से, संगठन से, विचारधारा से बड़े बन गए। लार्जर देन लाइफ नरेंद्र मोदी की इमेज बन गई, लेकिन उनकी इस बड़ी इमेज का खामियाजा भी तो पार्टी को ही भुगतना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में कहीं है नहीं। चुनाव तो मोदी लड़ रहे हैं ना। दिन रात मोदी जी अपना खुद का इतनी बार नाम लेते हैं जितनी बार पृथ्वी पर शायद ही कोई और मनुष्य अपना नाम इतनी बार लेता हो। आप भी दिन भर में 8-10 डिबेट करती हैं तो 10 बार कहती होंगी मैं प्रज्ञा मिश्रा, 24 घंटे तो नहीं कहते, लेकिन नरेंद्र मोदी 24 घंटे अपना नाम लेते हैं।
चुनाव किस बात पर लड़ा जा रहा है? मोदी की गारंटी पर। बीजेपी की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार। उसमें न बीजेपी की सरकार है न बीजेपी की गारंटी है। चुनाव अभियान में पूरे में आप चले जाइए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सड़कों पर लगे होर्डिंग से लेकर बैनर पोस्टर तक सिर्फ मोदी दिखाई देंगे, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दिखता उसमें। तो कुल मिलाकर अब जो नुकसान हो रहा है वो मोदी की इमेज की वजह से हो रहा है। और ये मेरा दावा नहीं है, ये मेरा कहना नहीं है, मेरा आरोप नहीं है, ये तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के मातृ पितृ संगठन संघ ने स्वीकार कर लिया है। अभी साल भर भी नहीं हुआ उस आलेख को, जिसमें ऑर्गेनाइजर ने, पांचजन्य ने, संघ के मुखपत्र ने ये माना कि ब्रांड मोदी के नाम पर और या हिंदुत्व के नाम पर अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये बहुत बड़ी बात थी कि संघ खुद मान रहा है कि सर मोदी की इमेज है, हिंदुत्व के नाम पर वोट। संघ से एक बात और याद आई, पिछले 4 चरणों में हमने देखा कि संघ और बीजेपी के बीच भयंकर खटास दिखाई दे रही है, और अब जेपी नड्डा को ये क्यों कहना पड़ गया कि उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा 1925 से लेकर आज तक संघ के जो राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है, जनसंघ रहा, फिर अब भारतीय जनता पार्टी है, तमाम आनुषंगिक संगठन है, किसी की हिम्मत नहीं हुई कभी कोई ये कह दे कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है। कोई ये कह दे कि हम पहले अक्षम थे, पहले हम कम थे, हमारी ताकत कम थी, लेकिन अब तो हम बाहुबली हो गए, इसलिए हमें संघ की जरूरत नहीं है। ये संघ का अपमान है एक तरह से। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 99 साल 98 साल लगा दिए अपनी राजनीतिक इकाई को पालने पोसने में, उसे पुष्पित पल्लवित करने में, खाद पानी संघ ने दिया। संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, जीवनव्रती स्वयंसेवक सिर्फ बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए तो इतने साल से लगे थे, और जब बीजेपी सत्ता में आ गई तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई कि उसे संघ की जरूरत नहीं है। और ये भी कौन कह रहा है? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के श्रीमुख से कहा गया शब्द अकेले उनका शब्द नहीं है। अर्थात मोदी और अमित शाह भी ये मानते हैं कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं। इसके पीछे कहीं एक वजह यह है, मैं पहले विश्लेषण कर चुका हूं कई अलग अलग अवसरों पर, कि नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। संघ के रिश्ते नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे नहीं हैं। इसके कई प्रमाण है, मैं बार बार दोहरा चुका हूं। 2014 से अब तक सरसंघ चालक से नरेंद्र मोदी की कोई मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ एक बार हुई सितंबर 2015 में एमपी भवन दिल्ली में, चाणक्यपुरी में। उसके बाद कभी नहीं मिले हुए। कार्यक्रमों में मंच पर मिलते हैं, राम जोहार होती है, उसके अलावा कोई उनकी इन पर्सन मीटिंग नहीं हुई कभी। नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय नहीं गए। नागपुर रेशम बाग में संघ का मुख्यालय है, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी आज तक वहां नहीं गए। रेशम बाग मुख्यालय में ही हेडगेवार की, गुरु गोलवलकर की समाधि है, डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर। नरेंद्र मोदी आज तक वहां नहीं गए। वे कब गए? पहले चरण के मतदान के बाद नागपुर गए, नाइट होल्ड किया, तब भी उनकी डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए आज 5वें चरण में, प्रज्ञा जी आप मुझे बता दीजिए, आप तो उत्तर प्रदेश में हैं, 14 सीटों पर जहां मतदान चल रहा है, क्या संघ की तरफ से कोई पहल सोशल मीडिया पर? खुलकर तो संघ कभी वोट नहीं मांगता, लेकिन संघ की ओर से तो संगठन महामंत्री नियुक्त होते हैं बीजेपी में। सर देखिए, मैं तो अवध क्षेत्र में रहती हूँ और यहाँ हर चुनाव में देखती थी कि संघ की कोई ना कोई मीटिंग्स, कोई ना कोई जनसभा हुआ करती थी चुनावों के दौरान। लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा है, संघ कहीं एक्टिव ही नहीं दिख रहा है। बल्कि संघ की सबसे बड़ी भूमिका होती है पोलिंग बूथ तक अपने वोटर्स को लेकर आने की, लेकिन अब बिल्कुल इनएक्टिव दिखाई दे रहा है सर। पर्ची लगाने से लेकर मतदाता को घर से निकालना और मतदान केंद्र तक लाना, ये संघ का काडर ही करता रहा है, उसके कार्यकर्ता, उसके स्वयंसेवक, उसके पदाधिकारी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि संघ की ओर से डेपुटेशन पर भेजे जाने वाले महामंत्री संगठन किस हैसियत में है, ये जेपी नड्डा के बयान से स्पष्ट हो गया है। संघ हमेशा कहता रहा है कि हम तो एक सांस्कृतिक संगठन है, एक सामाजिक संगठन है। कल भी जेपी नड्डा ने कहा है कि संघ की तो एक सांस्कृतिक भूमिका है, लेकिन सब वैचारिक मोर्चा है संघ। उन्होंने कहा कि संघ तो एक वैचारिक मोर्चा है, जबकि सब जानते हैं कि ये मुखौटा है ऊपर से दिखाने का। असल काम तो संघ बीजेपी को आगे बढ़ाने में, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में, संघ का जो मूल एजेंडा है, जो पार्टी के जरिए ही, सत्ता के जरिए ही लागू किया जा सकता है, जिसमें हिंदुत्व का एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, तो संघ
कहने को सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसका वैचारिक मोर्चा है, लेकिन मूलतः वो पूरी तरह बीजेपी की राजनीति में रचा बसा है। बीजेपी में संघ के लोग रचे, नींव के तौर पर है, लेकिन वो इस चुनाव में लेकिन वो इस चुनाव में वैसी मदद करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जैसी हमेशा करता है। संघ को लेकर जेपी नड्डा ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी लगातार विकसित हो रही है, पार्टी अब इतनी सक्षम हो चुकी है अपने दम पर कि अब उन्हें संघ की कोई जरूरत नहीं है। तो इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? ये घमंड बोल रहा है, ये ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि ये जो बात दाल नहीं गल पा रही है तो अब सोचा है कि अब छोड़ दो, अब हम अपने दम पर ही कर लेंगे जो हमें करना है। वैचारिक मोर्चा बता दिया। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही है, अति आत्मविश्वास है पार्टी का, क्योंकि 2 बार लगातार सरकार में आ जाने से मोदी शाह को ऐसा लगने लगा है कि अब उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है, संघ की जरूरत नहीं, अब जनता सीधे उन्हें चुन रही है। अब संघ का स्वयंसेवक न भी निकले, वो मतदाताओं के पास न जाए, हमारा कोई अंदर खाने अंडरग्राउंड प्रचार भी ना करे, तब भी हम तो जीत जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास मोदी नाम की एक संजीवनी बूटी है। लेकिन इसी कारण से संघ ने मोदी की उपेक्षा करना शुरू की। पहले मोदी ने संघ की उपेक्षा की, अब संघ भी उसे आईना दिखाना चाह रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी को। आपको याद होगा एक मौका और आया था बिहार के विधानसभा चुनाव में, पिछली बार एन चुनाव के वक्त मोहन भागवत ने कह दिया था आरक्षण की समीक्षा करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। इसलिए इस वक्त जेपी नड्डा का बयान आना, 3 चरणों के मतदान से पहले उनका बयान आना, इस बात का द्योतक है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी अति आत्मविश्वास में है, मोदी शाह अहंकार में है, जिसे संघ पसंद नहीं कर रहा है। तो संघ अपने तरीके से धीरे से कालीन खींचने की कोशिश में। बीजेपी से इतना नाराज क्यों है? अरे जिस घर में 10 बर्तन होते खटपट तो होती रहती है। देखिए, ऊपर से देखने में लग सकता है, यद्यपि इसका दूसरा पक्ष और भी है। बहुत सारे समीक्षक ये कहते हैं कि संघ और बीजेपी अपने आप को, कि राकेश पाठक सर, इस बात को आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता, इसीलिए मैं बिल्कुल डिटेल में जा रही हूँ। मैं इसलिए नहीं, मैं तो बहुत साधारण विद्यार्थी हूँ पत्रकारिता का, और संघ को समझना आसान काम नहीं है। बिल्कुल संघ बहुत बहुत ज्यादा उलझा हुआ, बहुआयामी, बहुत जटिल है, उसके कई चेहरे हैं। बिल्कुल। प्रभाष जोशी जी कहा करते थे, हमारे सबके अग्रज महान संपादक, वे कहा करते थे संघ 7 मुंह वाला एक विशेष जीव है। अब वो किस जीव का नाम लेते थे उसका उच्चारण मैं नहीं करना चाहता हूँ, कि कौन क्या कहेगा, कौन उससे मुकर जाएगा, वो सब काम। 7 मुंह से एक मुंह भी मोदी और शाह की बीजेपी की तरफ प्यार वाली निगाहों से क्यों नहीं देख रहा है? मैं उसी पर आ रहा हूँ। हो सकता है इसलिए नहीं देख रहा हो कि एक तो उसे लग रहा हो कि पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, 4 जून को नतीजे ठीक आने वाले नहीं है, तो पहले से ये संदेश देने की कोशिश करो कि हम तो कहीं थे नहीं, वरना पार्टी चुनाव नहीं हारती। और ये संदेश चला जाए कि देखो संघ ने हाथ खींच लिए इसलिए नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए या बीजेपी चुनाव हार गई, ताकि ठीक रहा संघ के ऊपर न फूटे, उसकी इमेज पर कोई डेंट न लगे कि देखो संघ ने तो सब कुछ किया फिर भी बीजेपी चुनाव हार गई। एक तो ये है। दूसरा ये भी है कि ऊपर से कहते कुछ भी हो, अंदर खाने सब एक हैं, जरूरत पड़ने पर संघ पूरी मदद भी करता है, ये भी उसका एक दूसरा पक्ष है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं मानता हूं कि कई अवसर ऐसे आए पिछले 5-10 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है बुरी तरह। 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान बीजेपी चुनाव हारी। कहां था संघ उस समय? दिल्ली में 3 बार अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के नाक के नीचे बीजेपी को चुनाव हरवा दिया। गिनती की सीटें नहीं मिली, इससे ज्यादा शर्मनाक हार क्या होगी बीजेपी की? तो क्या दिल्ली में शाखाएं नहीं लगती? दिल्ली में स्वयंसेवक नहीं आरएसएस के क्या? यानी संघ जब चाहता है तब आईना दिखाता है, जब चाहता है तब मदद करता है। अंतिम बात इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि अब संघ नरेंद्र मोदी को काबू करने में सक्षम नहीं रहा है। इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने खुद को इतना ताकतवर बना लिया है, इतना बलशाली बना लिया, और स्वाभाविक बात भी है, नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनके पास निरंकुश सत्ता है, दुनिया भर में आते जाते हैं, वैश्विक उनकी एक इमेज है। इसलिए उन्होंने खुद को संघ की छाया में से निकालने की कोशिश की है। यही वजह है कि वे आज तक संघ कार्यालय नहीं गए, संघ मुख्यालय नहीं गए, वरना कोई कारण नहीं है जो आदमी संघ का स्वयंसेवक रहा हो,
संघ की ओर से बीजेपी में भेजा गया हो, वो संघ के मुख्यालय न जाए 10 साल में प्रधानमंत्री बनने के बाद। एक बात और, मुझे आप नरेंद्र मोदी का 10 साल का एक भाषण बता दीजिए जिसमें उन्होंने संघ का उल्लेख किया हो, संघ का नाम लिया हो। शायद अपवाद स्वरूप कहीं एक भाषण में उन्होंने जिक्र किया होगा। इसका प्रमाण और एक देता हूं आपको, संघ अपना शताब्दी समारोह नहीं मना रहा। इसकी घोषणा खुद मोहन भागवत ने की है। तो आज मतदान के दिन संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक भी इस बात को ध्यान में रखे होंगे कि क्या वजह है कि सरसंघ चालक को यह कहना पड़ा कि हम अपना शताब्दी समारोह नहीं मनाएंगे, वरना दुनिया में हर संस्था अपना शताब्दी समारोह मनाती है। बहुत गौरव की बात होती है। उल्टा चश्मा के जिस दिन 25 साल होंगे हम और आप बड़ा आयोजन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वजह तो होगी ना कोई। वो वजह संघ का कार्यकर्ता जानता है। संघ का संदेश देने का एक तरीका है, एक अंडर करंट होता है। और आखिरी बात यह है कि संघ के बारे में मेरा एक कोटेशन मैं आमतौर पर बोलता हूँ, कोटेशन तो खैर क्या कहना चाहिए, एक वाक्य है कि संघ धागे से मक्खन को काटता है, आवाज नहीं होती। आप कल्पना करके देखिए, धागे से मक्खन को काटिए, कोई आवाज नहीं होगी। यानी संघ जिसको निपटाना चाहता है बहुत आसानी से निपटाता है, पता भी नहीं चलता है राजनीति में वे लोग कहाँ चले गए। आपकी लग रहा है? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, भी थोड़ी जल्दबाजी होगी ऐसा कहना, लेकिन अतीत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको संघ ने पटरी से उतार दिया, तो फिर अपने जीते जी पूरे जीवन काल में दोबारा वे पटरी पर चढ़ नहीं सके हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत से नाम ऐसे हैं। आपको लगता होगा उमा भारती। अच्छा, एक बात बताइएगा, मोदी का बीजेपी का कोर वोटर क्षत्रिय समाज नाराज है। जो आपने कहा ना कि धागे से मक्खन को काटता है और आवाज भी नहीं होती, पता नहीं चलता, इसी को लेकर अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्षत्रिय समाज इस वक्त बीजेपी से नाराज है। क्षत्रिय नेता योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। मोदी के मंत्री, मोदी के नेता और योगी के लोगों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। खास जो खाई है वो बिल्कुल साफ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राजा भैया नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाँ, समाज में नाराजगी है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे में इतने सारे कोई समीकरण फिट नहीं बैठ रहा है बीजेपी के साथ, आपको क्या लगता है मोदी की गद्दी कहाँ दिख रही है आपको? देखिए, मोदी गद्दी अब खतरे में दिखाई दे रही है। आज के मतदान के बाद शाम तक और स्पष्ट हो जाएगा। सिर्फ 2 चरण और बचे हैं। अब उन 2 चरणों में बहुत ज्यादा सीटें नहीं बची हैं। जितना मतदान अब तक हो चुका है, आज के बाद 379 और 49 जोड़ लीजिए, करीब करीब 430 सीटों का मतदान संपन्न हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी के पास संभलने का मौका नहीं है। जितना पिछले 5 चरणों में आज सहित लड़खड़ा चुके हैं, उसे अगले 2 चरण में संभाल पाना भारतीय जनता पार्टी और मोदी के बस में दिखाई नहीं देता। इसमें संघ की कितनी भूमिका है? संघ की कितनी भूमिका है? देखिए, अगर जेपी नड्डा के बयान के अक्षरों को, शब्दों को पकड़े, बिटवीन द लाइंस को पढ़ने की कोशिश करें तो आप समझ पाएंगे हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सक्षम हैं। इसके जवाब में संघ ये बता देगा कि ठीक है, आपको हमारी जरूरत नहीं तो हम घर बैठे, हमें कौन से आपने पीले चावल भेजे थे कि चुनाव में मदद करो। और अगर संघ सचमुच में घर बैठ गया है पिछले 5-4 चरणों में भी और आज के चरण में भी, तो नरेंद्र मोदी कहां होंगे इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। वे फिर 60 लोक कल्याण में निवासी होने नहीं जा रहे। झोला उठाकर वापस चले जाएंगे। अब झोला उठाकर जाएंगे तो झोले को चेक भी तो कराना पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं जानेंगे। झोले में क्या है ये भी तो दिखाना पड़ेगा। डर इसी बात का है। लेकिन ये सब जल्दबाजी, अंतिम फैसला जनता करेगी। हम और आप इस बारे में अंतिम निष्कर्ष पर न पहुंचे, ये ज्यादा बेहतर है। हम पत्रकार हैं, हम बीच में खड़े हैं, दोनों तरफ दोनों पक्षों को देख रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष ने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, नरेंद्र मोदी ने मुद्दा विहीन चुनाव लड़ा है, कांग्रेस का नाम ले लेकर चुनाव लड़ा है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जाप करके चुनाव लड़ा है, राहुल गांधी का नाम लेकर चुनाव लड़ा है, शहजादा कहकर, कहीं कुछ कहकर। और यही कारण है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो 1 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। दुनिया के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र इतनी बार न तो पढ़ा, डाउनलोड किया गया, न लोगों ने पढ़ा, न जानने की कोशिश की। और इसका श्रेय सीधे नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने इतना प्रचार कर दिया उसके बारे में, झूठ बोल बोल कर, कि लोगों को जिज्ञासा हुई, देख तो लें उसमें सही में है कि नहीं ये सब। मुस्लिम लीग शब्द उसमें लिखा कहाँ है, पढ़ तो लें। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। अब तक का मतदान ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी की राह बहुत कठिन होने जा रही।
सर एक आखिरी सवाल है, पांचवें चरण से पहले नड्डा को आखिर ये क्यों कहना पड़ गया कि मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है, काशी मथुरा हमारा मुद्दा नहीं है, जबकि योगी आदित्यनाथ तो इन्हीं मंदिरों के सहारे हैं। योगी आदित्यनाथ नहीं, बाकी पूरी पार्टी इन्हीं मंदिरों के सहारे है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं, खजुराहो में भाषण में उन्होंने कहा कि आप बटन दबाइए, वहां मथुरा में कृष्ण मंदिर पर बत्ती जलेगी। सारे नेता मथुरा काशी की बात कर रहे थे, एन वक्त पर 3 चरण 365 डिग्री बिल्कुल घूम गए हैं, पलटी मार गए हैं, हमारे शब्दों में, हमारे भाषा देशज शब्दों में गुलटैया खा गए हैं। इसकी वजह ये हो सकती है, उनको ये लगा होगा कि बार बार मंदिर की बात करने से समाज का जो दूसरा तबका है, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, उनमें अच्छा संदेश नहीं जाता, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक दूसरों का भी है ना। सवर्ण मध्यम वर्गीय वोटर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनको अब मंदिर नहीं चाहिए, उनको काशी मथुरा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अब विवाद नहीं चाहिए, वे चैन से इस देश में रहना चाहते हैं। हिंदू समाज में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको लगता है कि ठीक है, राम मंदिर बन गया, बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, चलिए आपकी सरकार ने बनाया, लेकिन अब बस। तो ये संदेश, ये सूचनाएं, ये उनके पास कहीं से फीडबैक जा रहा होगा कि अब मंदिर की बात बार बार करने से नुकसान हो सकता है। इसलिए जेपी नड्डा पलटैया गुलटैया खा गए हैं कि अब काशी मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है। कल तक तो था। बिल्कुल था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पाठक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग है और उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं। ये 5वां चरण बेहद महत्वपूर्ण चरण है। दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।